नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसी का दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 28 अगस्त 2024 को। तो ये दोस्तों ऑफिशियल पेपर है। तो 2025 में जो भी छात्र सीबीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं और इससे आपका एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का 28 अगस्त का ये पेपर है। इसमें दोस्तों ट्रेड थ्योरी का टोटल आपका 38 क्वेश्चन है और देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। ठीक, तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन शुरू होता है वह आपका शुरू होता है ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी का टोटल 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है। तो देखिए पावर वायरिंग के लिए जो केबल का आकार होता है यह आपका लोड करंट से तय किया जाता है। ठीक, तो पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार हम लोग लोड करंट से तय करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये आपको जो जोड़ दिखाया गया है इस जोड़ का नाम बताना है। तो ये जो जोड़ है दोस्तों ये आपका मैरिड ज्वाइंट कहलाता है। तो मैरिड ज्वाइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में जो आपको लैंप दिखाया गया है इस लैंप का आपको नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो लैंप है ये जो आपका रहता है ये आपका कहलाता है ए टाइप का HPMV लैंप। तो एम ए प्रकार का HPMV लैंप है ये आपका। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए फेज अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि 3 फेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए। ठीक, तो फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य है कि 3 फेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए, टू इंडिकेट द फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। पांचवा क्वेश्चन कहा गया कि अपशिष्ट निपटान की वह विधि कौन सी है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो देखिए अपशिष्ट निपटान की जो विधि जो ऊष्मा उत्पन्न करती है वह रहता है आपका भस्मीकरण। तो भस्मीकरण ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट में दिखाए गए खुले R2 प्रतिरोधक से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका पाठ्यांक पूछा गया जो R2 प्रतिरोध है, तो इसका दोस्तों जो पाठ्यांक आएगा ये आपका अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा। ठीक, तो अनंत प्रतिरोध इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये आपका खुला है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ओपन रजिस्टर है। सातवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल्स का कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो बेल यानी कि विद्युत जो घंटी होती है वह किस विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो वह देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर इलेक्ट्रिक जो बेल होता है घंटी होता है वो काम करता है चुंबकीय प्रभाव पर। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर इलेक्ट्रिक बेल जो होता है घंटी होता है वह कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में धारा और वोल्टेज तरंग के बीच क्या संबंध दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो संबंध दर्शाया गया है ये संबंध है दोस्तों धारा और वोल्टेज समान फेज सीक्वेंस में है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम फेज सीक्वेंस। अब एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों की एक ज़रूरी बात बता दूँ कि देखिए जिनको जो भी छात्र ऐसे हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो आईटीआई का जितना भी अपडेट होता है आपको वहीं पर मिल जाएगा, चाहे वो आपका भर्ती से संबंधित हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, सर्टिफिकेट हो आईटीआई का, यहाँ तक कि निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट ये जो वेबसाइट है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। अगर आप दोस्तों मोबाइल में खोलें तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईटीआई एग्ज़ाम का एक सेक्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो ये वेबसाइट है कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। जो आईटीआई का एग्ज़ाम डेट है, जो रिज़ल्ट है
और एडमिट कार्ड है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट आप लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से। और यहाँ तक कि देखिए आपका जो ये पेपर है इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी आएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर का यहाँ पर मैंने डाल दिया हुआ है जो भी आपका चैप्टर है। चैप्टर के बाद यहाँ पर देखिए वीडियो का लिंक मिलेगा, यहाँ से आप जाके आप अपना वीडियो का सलूशन भी चैप्टर वाइज देख सकते हैं वीडियो वाले लिंक पर क्लिक करके। और जिनको भी आपको PDF डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है जस्ट यहाँ पर ब्लैक कलर से PDF फाइल का। इस PDF फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, फिटर ट्रेड का भी दिया गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर का नाम दिया गया है, हालांकि अभी वीडियो इस पर अपलोड नहीं कर पाए हैं तो आप लोग वेट करिएगा, ये मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा तो यहाँ पर आपको वीडियो का सलूशन भी मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पर PDF फाइल डाल दिया गया है, आप लोग इसको यहाँ पर जाके सलूशन देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बाकी और भी ट्रेड का मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, जैसे वेल्डर ट्रेड का देखिए पूरा कंप्लीट वीडियो है, डीजल मैकेनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, ये सब देखिए PDF आपको हर ट्रेड का मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वेबसाइट को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी अपडेट आपको और आपके दोस्तों के पास ज़रूर पहुंच जाए। और ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को हमेशा विजिट करें क्योंकि इस पर आपको सारे के सारे अपडेट एक जगह पर दे दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अब आप लोगों का आ जाता है 9वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीरीज सर्किट का उपयोग क्या है। तो सीरीज सर्किट का उपयोग है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताना है। तो देखिए परिपथ में ये जो प्रवाहित धारा है वो देखिए क्या होगा, I = V/R से। तो I का मान तो V/R, यहाँ पर देखिए V का मान कितना है 12 वोल्ट, और यहाँ पर ये देखिए आप प्रतिरोध का मान है 6 वोल्ट। तो I = V/R, तो 12/6 यानी कि 2 एम्पियर यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। तो देखिए पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी, पदार्थ की परमेबिलिटी को कौन चेंज करता है। तो देखिए यानी कि जो पदार्थ की परमेबिलिटी होती है वह फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करती है। अगर आप लोग फ्लक्स डेंसिटी चेंज करेंगे तो मटेरियल की जो परमेबिलिटी होगी वह चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कुकिंग रेंज का हीटिंग जो एलिमेंट होता है वह किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो देखिए जो कुकिंग होता है यानी कि जो खाना बनाने वाला जैसे हीटर हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं। तो नाइक्रोम के तार रहता है जिस जहाँ जहाँ हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और द्वितीयक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध होगा। तो देखिए ये आपका सीधा सीधा समानुपाती संबंध रहता है कि E1 = V1 और E2 = V2। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू वायरिंग के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन टेप का उपयोग किया जाता है। तो जो घरेलू वायरिंग होता है इसमें हम लोग जो इंसुलेशन टेप यूज करते हैं वह हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड टेप होता है, यानी कि PVC टेप का प्रयोग हम लोग इंसुलेशन टेप के रूप में घरेलू वायरिंग में यूज करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उदासीन संयोजन यानी कि न्यूट्रल कनेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो न्यूट्रल कनेक्शन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। तो देखिए जो न्यूट्रल कनेक्शन होता है यह काम करता है सिंगल फेज और सिंगल एलिमेंट के साथ। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो देखिए चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। तो जो विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है वह आपका सीलिंग रोज। तो सीलिंग रोज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वह आपका होता है जल। तो जल यहाँ पर यानी कि वाटर क्या है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में जो
जोड़ उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भाग अपना वजन कम करता है वह रहता है आपका एनोड। तो एनोड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया जाता है। तो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वह बाई मेटालिक स्ट्रिप रहता है, यानी कि द्विधात्विक पट्टी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई मेटालिक स्ट्रिप। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से टिन की जो मात्रा होती है वह कम हो जाती है, इसलिए जो भी सोल्डर हो उसको बार बार पिघलाना नहीं चाहिए, एक ही बार में यूज कर लें तो अच्छी बात है, वरना टिन की जो मात्रा होती है कम होती चली जाती है। तो पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से टिन की मात्रा कम हो जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन करें कौन सा डिवाइस इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और HPSV लैंप में चोक के रूप में कार्य करता है। तो ये रहता है आपका लीक ट्रांसफार्मर। तो रिजर्व ट्रांसफार्मर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम लोड क्या है। तो BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम जो लोड होता है वह 3000 वाट होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और WT की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। तो ये आपका रहेगा कि W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। 27 नंबर का कह रहा है कि वह शब्द कौन सा है जो यह दर्शाता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल में लंबवत रूप से एक समतल सतह पर पहुँचता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेंस। ठीक, तो इल्यूमिनेंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए कंड्यूट सहायक उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका इंस्पेक्शन बेंड है। तो इंस्पेक्शन बेंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट का उद्देश्य क्या है। विस्फोट वेंट यानी कि एक्सप्लोजन वेंट जो होता है पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट का मेन कार्य होता है कि रिलीजिंग प्रेशर। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए या दबाव को कम करने के लिए हम लोग इस विस्फोटक वेंट का प्रयोग या एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग करते हैं, तो दबाव का उत्सर्जन के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन के व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता की इकाई क्या होती है। तो धारिता की इकाई होती है दोस्तों आपका फैराड। तो फैराड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम होती है, धारा की एम्पियर होती है, शक्ति का वाट, विभव का वोल्ट होता है। तो कूलाम किसका है, विद्युत आवेश का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेप कोर व्यवस्था का क्या लाभ है। तो देखिए बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेप कोर व्यवस्था को जो लाभ है यह तांबे के उपयोग को कम करता है। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए लकड़ी जो है ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और देखिए चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताना है। तो ये दोस्तों जो उपकरण आपको दर्शाया गया है, ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन है। तो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रतिरोध R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो प्रतिरोध R2 में वोल्टेज ड्रॉप बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग जो होता है यह आपका आग से ईंधन तत्व का निकालना, यह आपका स्टार्विंग कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो देखिए जो उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है वह आपका है एनर्जी मीटर। तो ऊर्जा मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है। तो भारत में एसी की जो आपूर्ति हो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा है, यह दोस्तों 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ भारत में सप्लाई होती है। अब यहाँ पर 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ट्रेड थ्योरी का। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 0.456 को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसको दशमलव भिन्न में बदलना है यानी परसेंटेज में बदलना है, तो आपको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो 45.6% हो जाएगा। 0.01 का वर्ग क्या होगा। तो ये देखिए 2 अंक पे दशमलव, तो 4 अंक पे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल जो 625 है इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 25, ये हमारी भुजा निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान घनत्व डी इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, यही होता है घनत्व। तो यहाँ पर घनत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए 20 और 18 कितना हो जाएगा 36, 36 का दूना कर देंगे, 38 हो जाएगा। 20 और 18 38, 38 का दूना यहाँ पर 76 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा परिमाप 76। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये उपकरण का नाम बताना है। तो ये लकड़ी का बना हुआ है हथौड़ा। तो लकड़ी के बने हुए हथौड़े को हम लोग मैलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट। दूसरा क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए सामग्री या प्रतीक का नाम बताना है। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका वाटर का है। तो ये वाटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये जो है आपका कांच का है। तो कांच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांच यानी कि ग्लास, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा यानी कि खींचने के लिए करते हैं। तो कंपास का उपयोग हम लोग वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। तो वृत्त यानी कि सर्किल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए ड्राइंग आयाम दोस्तों देखिए कोई भी हो, अगर वो दर्शाया जा रहा है किसी भी दो रेखाओं के बीच में, तो एक तो उसका तीर जो रहता है उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग उसका यहाँ पर जो भी स्केल रहता है उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो जिसके ऊपर लिखा रहे, तो यहाँ पर देखेंगे ये तीर के ऊपर नहीं लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तीर के ऊपर यहाँ पर जो 45 लिखा है ये तीर के ऊपर होना चाहिए था, तो इसलिए वो गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 तीर के नीचे आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। और सी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो के दोनों यहाँ पर तीर के नीचे आ गए, ये भी गलत हो गया। ये देखिए इसमें सब तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर, ये भी तीर के ऊपर है। छठा क्वेश्चन है कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए ये जो ड्राइंग आयाम सही है वो आपको बताना है। सेम चीज़ वहीं पर देखेंगे तो तीर के नीचे आ गया है डायमेंशन, तो ये भी गलत। बाकी ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये तो यहाँ पर नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीर के ऊपर है, इसको मोड़ के देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तीर के ऊपर दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों क्वेश्चन आ गया जो कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कह रहे हैं कि SMS भाषा में ASAP का फुल फॉर्म क्या है। तो ASAP का फुल फॉर्म है एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन है किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए जो विषम शब्द है वो क्या है, वो है आपका पेपर। तो पेपर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं।
5वां क्वेश्चन है कि मैं एक वेल्डर हूँ, मैं कौन सा एक साथ कार्य करता हूँ? तो वेल्डिंग उपकरण। तो जो भी वेल्डर होता है वह वेल्डिंग उपकरण के साथ ही कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग टूल। 6वां क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट को कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो ये रहता है .xls, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर नहीं होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको यात्रा करना है तो आपके पास वीज़ा, पासपोर्ट और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आधार कार्ड, ये सब व्यक्तिगत पहचान होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो जिसके लास्ट में दोस्तों ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है इस तरह का अगर है तो वो देखिए यहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी ये सब देखिए, एक तो आपका सिंपल सेंटेंस दोनों है, ये वाला आपका क्वेश्चन मार्क वाला है और ये वाला आपका विस्मयादि बोधक वाला है। ठीक, देखिए ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से हैं? तो एग्जीक्यूशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयलिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न स्तर की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए निम्न स्तर की भाषा को दोस्तों हम लोग मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या मतलब होता है? तो 3P का फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। 12 नंबर क्वेश्चन है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में कौन सा संक्षिप्त विवरण है? तो ये है आपका द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है वह आपका प्रिंटर है, तो प्रिंटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि PIN का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? तेज और सीधा चलना हाव भाव ये कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया का सही काल चुने। आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये MSME का फुल फॉर्म होता है। PC से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो देखिए PC से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं, तो मॉडेम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल फाइल प्रबंधन उपकरण जो है जो विंडोज़ के साथ आता है? तो ये रहता है आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि SWO2 विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है? तो एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है कि यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, तो एंट्री लेवल जॉब यही आपका होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो करने, चेंज और लर्न यानी कि बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोलने में बाधा क्या डालता है? तो ये आपका नर्वसनेस यानी कि घबराहट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराहट होगा तो आपको बोलने में दिक्कत होगा। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं शताब्दी में हुई, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और जो लोग दोस्तों टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कोई भी अपडेट रहेगा आपको समय से मिलता रहेगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।